तो कैसे हो बच्चों, क्लास नाइन्थ। आज हम लोग का सेकंड क्लास है क्लास नाइन्थ के लिए। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे हम लोग पिछले क्लास में हम लोग सेल शुरू किए थे, सेल वॉल पढ़े, सेल मेम्ब्रेन पढ़े, कुछ ऑस्मोसिस पढ़े, सॉल्यूशन पढ़े। आज हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इससे। अगर आप नहीं देखे हो वो वीडियो तो देख लीजिएगा दोबारा, और उनके क्वेश्चन आप सबमिट जो जो कर दिए वो अच्छी बात है, उनको मैं चेक करके आज आपको मिल जाएंगे। और जो सबमिट नहीं किए हैं क्वेश्चन को वो आज सबमिट कर देंगे वीडियो आने से पहले, वरना मैं वीडियो आने के बाद कॉल करूंगा उनको। आज के क्लास के पहले वो सबमिट कर देंगे अपना होमवर्क, और उसके बाद शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? कल जहाँ तक पिछले क्लास में हो चुका था उससे आगे शुरू करते हैं। आज के क्लास में शुरू करेंगे हम लोग न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस क्या होता है बच्चों? न्यूक्लियस जो होता है आपको पता होना चाहिए, ब्रेन ऑफ द सेल कहलाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। एनिमल सेल में सेंट्रली लोकेटेड होता है, प्लांट सेल में साइडवर्ड लोकेटेड होता है। न्यूक्लियस की और बात करें तो उसको कहा जाता है क्या कि उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्रोमेटिन नेटवर्क कंटेनिंग क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। ठीक है, डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो बॉडी का लूर लक्षण डिसाइड करता है। मीन्स लूर लक्षण कहने का मतलब क्या हो गया? लूर लक्षण कहने का मतलब हो गया कौन सा बॉडी कितना गोरा, कितना काला, कितना लंबा, कितना मोटा, कितना पतला, किसका आंख ब्राउन, किसका आंख ब्लू, किसका बाल कर्ली, किसका बाल स्ट्रेट। ये सारे कुछ कौन डिसाइड करते हैं? हमारे जीन। जीन कहाँ होते हैं? डीएनए में। डीएनए कहाँ होता है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ होते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क में। और क्रोमेटिन नेटवर्क कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। तो ये बात होती है, न्यूक्लियस की जेनेटिक मटेरियल भी कैरी करता है। और आपका फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम भी कहलाता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या कहलाता है? फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। और आपको तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया ही था कि न्यूक्लियस के बिहाफ में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। ठीक है, वो बात भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियस देखने के बाद देखेंगे साइटोप्लाज्म को। साइटोप्लाज्म टोटली जेली लाइक विस्कस गाढ़ा सा एक लिक्विड होता है जो कंप्लीटली सेल के अंदर फिलअप होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ही सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं और उसी में सारे सेल ऑर्गेनल लाई करते हैं। सारे सेल ऑर्गेनल कहाँ रहते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। और सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में। मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होता है? हमारे बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, वो सारे कहाँ होंगे? साइटोप्लाज्म में होंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म में रेस्पिरेशन का इनिशियल स्टेप होता है। साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोसिलिन ये सब बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। मतलब सारा काम कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में ही होता है। बहुत सारा फंक्शन और बहुत सारा स्टेप साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो साइटोप्लाज्म में आपको पता होना चाहिए कि अंदर वाले को साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? साइटोसोल। और साइटोप्लाज्म के अंदर वाले पार्ट को इक्टोप्लाज्म और बाहर वाले पार्ट को इंडोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म को अंदर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इक्टोप्लाज्म। और बाहर वाले को क्या बोलते हैं? इंडो। अंदर वाले को और इक्टो। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म। ठीक है, जो सेंटर के नज़दीक होगा वो इंडोप्लाज्म और बाहर होगा वो इक्टोप्लाज्म। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बाद सेल ऑर्गेनल्स में। सबसे पहला सेल ऑर्गेनल जो हम लोग को पढ़ना है वो कौन सा है? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया। पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है जी? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है आपको पता होना चाहिए डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। उसमें आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है? उसके अंदर क्रिस्टी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उसके अंदर क्रिस्टी पाया जाता है। ठीक है, सॉसेज लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात ये होती है कि अपना डीएनए और राइबोसोम कंटेन करता है। एक तो कंप्लीटली सेल का है ही, पूरा कंप्लीटली एक सेल का डीएनए राइबोसोम तो है ही, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। आखिर अपना डीएनए और राइबोसोम क्यों कंटेन किया है? डीएनए का काम है मतलब अपना एक कैरेक्टरिस्टिक बनाना, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। तो अपना कैरेक्टरिस्टिक और अपना प्रोटीन रखना मतलब कुछ हैवी वर्क होता होगा उसके अंदर जी। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? रेस्पिरेशन। मैंने बताया था कि इनिशियल स्टेप रेस्पिरेशन कहाँ कंप्लीट होता है? थोड़ा देर पहले बताया। कहाँ कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में। बिल्कुल, कहाँ कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में। और कंप्लीटली रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कंप्लीट रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होगा तो रेस्पिरेशन में क्या बनता है? एटीपी। रेस्पिरेशन में क्या बनता है? एटीपी, एनर्जी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब हमारे शरीर में, हमारे सेल में जितने भी काम होते हैं उसमें जो एनर्जी खर्च होती है वह किसके रूप में खर्च होती है? एटीपी के रूप में खर्च होती है। तो वह एटीपी बनता और स्टोर कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो कितना इंपॉर्टेंट काम है। विदाउट एनर्जी वी आर नॉट एबल टू सर्वाइव।
बिना एनर्जी के तो नहीं एनर्जी होगा भाई कोई, तो वही एनर्जी बना कहाँ है, वह एनर्जी बना है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें बन रहा है, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। कोई डाउट नहीं आता। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग गोल्गी बॉडी के बारे में। गोल्गी बॉडी क्या होता है जी, गोल्गी बॉडी को आपको पता होना चाहिए, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी को गोल्गी एपैरेटस भी कहते हैं, और प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी का अलग ही नाम है। प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये बात किसके बारे में थी, गोल्गी बॉडी के बारे में। कि गोल्गी बॉडी को गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपैरेटस, ठीक है, और गोल्गी बॉडी भी कहेंगे। और उसको प्लांट सेल में अलग नाम से पुकारते हैं, नाम याद रखिए, क्या नाम है उसका, डिक्टियोसोम। क्या नाम है, डिक्टियोसोम। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग गोल्गी बॉडी के बाद कि गोल्गी बॉडी का क्या कैरेक्टरिस्टिक और फंक्शन होगा भाई। गोल्गी बॉडी जो होता है उसके अंदर ल्यूमेन पाया जाता है, खाली स्पेस पाया जाता है, ठीक है, वेसिकल्स होते हैं अंदर, और उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या मौजूद रहता है, सिस्टर्नी मौजूद रहता है। क्या मौजूद रहता है, सिस्टर्नी, ठीक है। स्ट्रक्चर नोट्स में दिया हुआ है पीडीएफ में, उसमें देखिए कैसा स्ट्रक्चर है गोल्गी बॉडी का, ठीक है। तो गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिस्टर्नी रहता है मौजूद उसमें। और उसके बाद सिस्टर्नी के क्या होता है कि याद रखिए, गोल्गी बॉडी में बहुत सारा इंजाइम रहता है भाई। गोल्गी बॉडी में क्या रहता है, बहुत सारे इंजाइम रहते हैं, और बहुत सारा चीज़ सिक्रीशन वेजिकल रहता है, सिक्रेटरी वेसिकल्स उसमें मौजूद रहता है, जो बहुत सारा एंजाइम ये सब सिक्रीट करने में वो हेल्प करता है। और गोल्गी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, उससे बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं। कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल बनता है भाई गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडी से बनता है आपका लाइसोसोम। गोल्गी बॉडी से क्या बनता है आपका, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन लाइसोसोम बनता कहाँ से है, गोल्गी बॉडी से। कैसे बनता है लाइसोसोम भाई गोल्गी बॉडी से, गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम कैसे बनता है आपको पता होना चाहिए। गोल्गी बॉडी क्या करता है, राइबोसोम से। किससे, राइबोसोम से। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि गोल्गी बॉडी से आखिर राइबोसोम बनता कैसे है। गोल्गी बॉडी क्या करता है कि जो गोल्गी बॉडी किसके, जब भी सेल का स्ट्रक्चर देखिए, गोल्गी बॉडी कहीं ना कहीं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगल बगल रहता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगल बगल, वो भी कैसा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद रखिएगा, गोल्गी बॉडी कहीं ना कहीं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अगल बगल सिचुएटेड रहता है। तो गोल्गी बॉडी क्या करता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे जो राइबोसोम है, कौन है, राइबोसोम, उस राइबोसोम से प्रोटीन लेता है। उस राइबोसोम से क्या लेता है, प्रोटीन। और उस प्रोटीन को उपयोग कर लेता है अपने ल्यूमेन में जो मौजूद सिस्टर्नी है उसके नंबर को बढ़ाने में। दोबारा मैं बता रहा हूं कि गोल्गी बॉडी यूटिलाइज करता है किसके प्रोटीन को, राइबोसोमल प्रोटीन को। कहां से, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे जो मौजूद राइबोसोम था उनसे। उसके बाद उस प्रोटीन का उपयोग किसमें करता है, उस प्रोटीन का उपयोग करते हैं अपने ल्यूमेन में मौजूद सिस्टर्नी के नंबर को बढ़ाने में। वही सिस्टर्नी का नंबर बढ़ने से एक नया सेल ऑर्गेनल के रूप में वह आगे बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात। तो राइबोसोम के प्रोटीन का उपयोग करके गोल्गी बॉडी अपना सिस्टर्नी के नंबर को इंक्रीज करके एक नया सेल ऑर्गेनल का फॉर्मेशन करता है। ये बात थी गोल्गी बॉडी से लाइसोसोम के प्रोड्यूस होने की। कोई दिक्कत नहीं। तो गोल्गी बॉडी और किसमें हेल्प करता है आपको पता होना चाहिए। मेल में जो स्पर्म होता है उसके ऊपर एक हेड के ऊपर कैप होता है, उस कैप को एक्रोजोम बोलते हैं। तो मेल स्पर्म एक्रोजोम के फॉर्मेशन का काम कौन करता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी ही उस एक्रोजोम का निर्माण करता है। और उसके बाद गोल्गी बॉडी, आपको ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन जब भी होता है, सेल डिवाइड होगा तभी सेल का नंबर बढ़ेगा। तो जब प्लांट सेल का डिवीजन होगा वहां पे डिक्टियोसोम, याद है ना, प्लांट सेल में गोल्गी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम। वहां पे डिक्टियोसोम क्या करता है कि प्लांट सेल, आपको पता है कोई भी सेल दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन, और एक होता है फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन। पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। न्यूक्लियस के डिवीजन को बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस। और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस। कोई डाउट नहीं आता। तो न्यूक्लियस का डिवीजन होगा और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो जब प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो कौन करता है, प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो कौन करता है, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी प्लांट सेल के साइटोप्लाज्म डिवीजन मतलब साइटोकाइनेसिस के दौरान बीच में एक सेल प्लेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, सेल प्लेट। तो गोल्गी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होता है सेल प्लेट के फॉर्मेशन के लिए भी, मतलब सेल डिवीजन में भी कहीं ना कहीं गोल्गी बॉडी हेल्प कर रहा है प्लांट सेल को, डिक्टियोसोम जिसको बोलेंगे हम लोग। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये सारे फंक्शन किसकी थी, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी हो गया बच्चों हमारा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं किस पे, सेंट्रोसोम पे। किस पे बढ़ जाते हैं, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज अ सेल ऑर्गेनेल दैट ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल। याद रखिएगा बात को, क्या सेंट्रोसोम किस में होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। प्लांट सेल में होते हैं क्या, क्या होते हैं, एब्सेंट।
कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो सेंट्रोजोम सिर्फ किसमें होता है, प्लांट एनिमल सेल में होता है। सेंट्रोजोम का फंक्शन क्या है भाई, सेंट्रोजोम का स्ट्रक्चर पहले देख लो। सेंट्रोजोम में चारों तरफ से एस्टर रेज होते हैं और बीच में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रोजोम में चारों तरफ से क्या होते हैं, एस्टर रेज, और बीच में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखते हैं। सेंट्रोजोम का सबसे पहला फंक्शन कुछ हटके है, ध्यान तो सुनिएगा। सबसे पहला फंक्शन होता है कि सेंट्रोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आप लोग देखे होंगे कि हेयर लाइक, थ्रेड लाइक निकला हुआ रहता है, सीलिया फ्लैजिला, उनका फॉर्मेशन कौन करते हैं, सेंट्रोजोम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। सेंट्रोजोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, अब सेंट्रोजोम का देखते हैं एनिमल सेल में क्या फंक्शन है इंपॉर्टेंट। सेंट्रोजोम का एनिमल सेल का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट रेगुलेट सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम क्या रेगुलेट करता है, सेल डिवीजन। मतलब क्या हुआ भाई, सेंट्रोजोम में जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रोजोम में क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स, दो सेंट्रियोल पाए जाएंगे उसमें। ठीक है, एक रड लाइक होता है, एक स्फेरिकल होता है। वो ये दो सेंट्रियोल्स हो गए, वह शुरुआत में सेल डिवीजन के शुरुआत में दो अपोजिट पोल में चले जाते हैं। दो अपोजिट पोल में क्या चले जाते हैं, सेंट्रियोल्स। ठीक है, एनिमल सेल का सेल डिवीजन शुरुआत होगा, उसी वक्त दोनों सेंट्रियोल्स टूट के एक चल जाएगा इस साइड के कॉर्नर में, एक चल जाएगा सेल के उस साइड के कॉर्नर में। दोनों कॉर्नर को पोल कहते हैं, सेल का क्या कहते हैं, पोल। तो दोनों पोल में सेंट्रियोल्स पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद सेंट्रियोल्स अपने अगल बगल को एस्टर रेज से घिरा हुआ ही रहता है। वह एस्टर रेज क्या बनाते हैं, स्पिंडल फाइबर। वह एस्टर रेज क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर, और स्पिंडल फाइबर के मदद से न्यूक्लियस को तोड़ के उसके अंदर के क्रोमोसोम को इक्वली डिवाइड कर लेता है। याद रखिएगा बात को, मैं दोबारा समझा रहा हूं। एस्टर रेज जो सेंट्रियोल्स को अपोजिट पोल में घिरे हुए रहते हैं, वह एस्टर रेज फॉर्मेशन करते हैं किसका, स्पिंडल फाइबर का। किसका, स्पिंडल फाइबर का। वह स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम, न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, क्रोमोसोम बताया था न्यूक्लियस में, उस क्रोमोसोम को इक्वल नंबर में डिवाइड करते हैं और अपोजिट अपने अपने तरफ खींच के दो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। दो नए न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं सेंट्रोजोम किस प्रोसेस में काम आया, साइटोकाइनेसिस में कि कैरियोकाइनेसिस में, साइटोकाइनेसिस में कि कैरियोकाइनेसिस, जल्दी कैरियोकाइनेसिस में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही है। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन था, तो साइटोकाइनेसिस किसका था, साइटोप्लाज्म का डिवीजन था। तो सेंट्रोजोम क्या करा रहा है, कैरियोकाइनेसिस। सेंट्रोजोम क्या करा रहा है, कैरियोकाइनेसिस। मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन किसका करा रहा है, न्यूक्लियस का। ठीक है, तो सेंट्रोजोम न्यूक्लियस का डिवीजन में हेल्प करता है। उसका सेंट्रियोल से जो एस्टर रेज स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, वो स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींच के नया न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आपको पता होना चाहिए स्पिंडल फाइबर किससे बना हुआ होता है, स्पिंडल फाइबर बना हुआ होता है ट्यूबलिन नाम के एक प्रोटीन से। किससे बना होता है, ट्यूबलिन नाम के एक प्रोटीन से। तो बच्चों हमारा सेंट्रोजोम आपको समझ में बिल्कुल आ गया होगा। सेंट्रोजोम में कोई दिक्कत अब आप लोग को नहीं होगा। ठीक है, एनिमल सेल का डिवीजन में हेल्प करता है, कैरियोकाइनेसिस में हेल्प करता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है, स्पिंडल फाइबर ट्यूबलिन प्रोटीन से बनता है, एस्टर रेज होते हैं, सेंट्रियोल्स होते हैं। ठीक है, और क्या क्या काम करता है सब बता दिया मैंने आपको सेंट्रोजोम के बारे में। ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एब्सेंट इन प्लांट सेल। याद रखिएगा इस बात को बिल्कुल भी, कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोजोम किस में होता है, एनिमल सेल में होता है। किस में एब्सेंट होता है, प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। कोई डाउट नहीं, समझा के बात, वेरी गुड। अब नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमारा सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है। सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल कौन सा है जी, सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल है राइबोसोम। कौन सा है, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं होता है। पहली सबसे मुख्य बात कि राइबोसोम नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, राइबोसोम नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। कोई नहीं डाउट यहां तक, नहीं। ठीक है, तो राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा सेल ऑर्गेनल होता है। राइबोसोम कॉमन सेल ऑर्गेनल होता है। भाई कॉमन सेल ऑर्गेनल किससे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से। याद करो, मैंने बताया था पिछले क्लास में कि राइबोसोम एकमात्र ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल दोनों में मौजूद होता है। कारण क्या है भाई, कारण ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल ऑर्गेनल कंटेन करता है जो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ ना हो। वहीं राइबोसोम भी तो किसी भी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं है, इसीलिए वह प्रोकैरियोटिक में भी रहता है और यूकैरियोटिक में भी रहता है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो राइबोसोम का फैक्ट्री अभी बताए हैं, क्या होता है भाई, अभी बताएं, जल्दी बोलो। कहाँ है राइबोसोम का फैक्ट्री, राइबोसोम का फैक्ट्री है न्यूक्लियस में। कहाँ है,
न्यूक्लियस में। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, न्यूक्लियस। राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाएगा? राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में मैंने बताया था रहता है। मैंने बताया, थोड़ा सा हिंट दिया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे भी राइबोसोम था। और मैंने क्या बताया था आपको कि राइबोसोम फ्रीली भी पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। राइबोसोम फ्रीली भी कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोम कहाँ मौजूद रहता है? न्यूक्लियस में तो देखे ही भाई, फैक्ट्री है वहाँ तो होगा ही। और राइबोसोम कहाँ रहता है? राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट में भी रहता है। क्लोरोप्लास्ट आप लोग नाम तो सुने होंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़े होंगे क्लास 7 क्लास 8 में, ठीक है। तो वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट का भी अपना राइबोसोम होता है। तो राइबोसोम फ्रीली भी पाया जाता है और किसी सेल ऑर्गेनल के अलोंग विथ भी मौजूद होंगे, कोई दिक्कत नहीं। राइबोसोम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का इंपॉर्टेंट फंक्शन बताइए कोई। राइबोसोम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे महत्वपूर्ण काम राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। उसी प्रोटीन से ना गोल्गी बॉडी लाइजोसोम बनाया था। तो प्रोटीन काफी ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है सेल के लिए। तो बच्चों राइबोसोम समझ में आ गया आप लोग यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? सबसे पहले न्यूक्लियस पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़े? साइटोप्लाज्म देखे। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स में गोल्गी बॉडी देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया देख लिए, राइबोसोम देख लिए, सेंट्रोसोम देख लिए। अब एक अगला हमारा कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबल नेटवर्क लाइक होता है। नेटवर्क ट्यूबल लाइक होता है, फ्रेमवर्क बनाने का काम करता है, ढांचा बनाने का काम करता है। किसका? सेल का। सेल का फ्रेमवर्क कौन मेंटेन करता है? नेटवर्क ट्यूबल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कनेक्ट करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किसको? सेल मेम्ब्रेन को, और वाइस वर्सा। सेल मेम्ब्रेन से भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन को। कनेक्ट करने का मतलब क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से किसी भी चीज को। कहाँ पे? सेल मेम्ब्रेन में। और सेल मेम्ब्रेन से कहाँ पे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ क्यों भाई? रुखड़ा होता होगा तो ना रफ बोला गया है। तो रुखड़ा कैसे हो गया, एक स्मूथ कैसे रह गया? रुखड़ा इसलिए होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खास बात यह होती है कि इन द वॉल ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे क्या मौजूद होते हैं? राइबोसोम। जी वही राइबोसोम है जो गोल्गी बॉडी को प्रोटीन देता है लाइजोसोम बनाने के लिए। तो राइबोसोम किसके दीवार पे है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे। इसी कारण से वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम अपने दीवार पे रखा है उसको क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोई डाउट नहीं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्या डेफिनेशन होगी भाई? राइबोसोम आर एब्सेंट ऑन देयर वॉल। यहाँ पे कोई भी राइबोसोम उसके दीवार पे मौजूद नहीं होगा। तो फंक्शन दोनों में क्या डिफरेंस होगा भाई? दोनों तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ट्रांसपोर्टेशन का काम तो दोनों करेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रेशन भी करता है लिपिड का। किसका सिक्रेशन करता है? लिपिड का। तो लिपिड का सिक्रेशन भी दोनों करेगा। लेकिन रफ और स्मूथ के बीच का डिफरेंस क्या होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस भी करेगा। क्यों भाई? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि उसके दीवार पे कौन था? उसके दीवार पे राइबोसोम था। और राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन। कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। तो राइबोसोम होने के कारण से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, और जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन नहीं बना पाएगा। हो गया भेदभाव। भेदभाव कौन कर दिया? राइबोसोम। किसके दीवार पे था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दीवार पे। क्या करने लगा? प्रोटीन बनाने लगा। और कौन नहीं बना पाया प्रोटीन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ट्रांसपोर्टेशन और सिक्रेशन ऑफ लिपिड, मेंटेन द फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, मेंटेन द शेप एंड साइज ऑफ द सेल, कनेक्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू सेल मेम्ब्रेन, वाइस वर्सा। और ये सारा फंक्शन किसका होगा? रफ का भी होगा। लेकिन रफ में एकमात्र जोड़ देना है, इट ऑल्सो सिंथेसिस द प्रोटीन, जबकि स्मूथ में यह सुविधा वंचित रह जाएगी। तो बच्चों हम लोग का टॉपिक समझ में आ गया होगा आप लोग को आज का, ठीक है। हम लोग कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़े हैं, कुछ और पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या क्या पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में हम लोग को, आप लोग उसको एक बार पढ़ के रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल पढ़ेंगे जिसका नाम आप लोग नहीं सुने होंगे, परऑक्सीजोम। परऑक्सीजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वह एक नया सेल ऑर्गेनल होगा आप लोग के लिए, ठीक है। और आपको हर एक चीज नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो उसको भी पढ़िए। जब भी हम लोग मिलेंगे आपसे तब मैं सबका टेस्ट लूंगा, ये याद रखिएगा। और एक ऑनलाइन टेस्ट का भी कुछ इंतजाम हम लोग करते हैं अपने वेबसाइट पे, उसमें भी आप लोग का एक टेस्ट लिया जाएगा। तब तक अभी फिलहाल चैप्टर कंप्लीट होने तक लगातार क्लासेस चलते रहेंगे।
पढ़ते रहिए। नोट्स आपको मिल रहे हैं, उसको पढ़िए ध्यान से। नोट्स को पीडीएफ के रूप में पाने के बाद उसको कॉपी में लिखने का आदत डालिए। मैं क्लासेस खुलने के बाद हर एक का कॉपी चेक करूंगा कि नोट्स आपकी कॉपी में है कि नहीं है। तो जितने भी नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में दिए जा रहे हैं उन सारे नोट्स को कॉपी में लिखिए। पीडीएफ के रूप में मोबाइल में ही मत छोड़ दीजिएगा, अपने सिस्टम में नहीं छोड़ दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में जो चीज़ रहता है ध्यान बहुत कम जाता है सिस्टम पे किसी का। तो बात यही है कि आप लोग उस पीडीएफ को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा और जो क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को चैप्टर वाइज एक ही जगह बनाइएगा। ये नहीं कि बायो के साथ साथ फिजिक्स का भी मिला दिए, केमिस्ट्री का भी मिला दिए, ऐसा कुछ नहीं। एक साथ बनाइएगा क्वेश्चन को। और उसके साथ साथ जितने भी दोस्त हैं, जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, उन सबको प्रोवाइड कीजिए कि ऐसा बात हमारे यहाँ कोचिंग में चल रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट ऐसा क्लासेस ले रहा है। और फ़ी भी बहुत कम रखा गया है आप लोगों की सुविधा के लिए, क्योंकि पैसे को यहाँ बिल्कुल मायने नहीं रखा गया। यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करना हमारा मेन मोटो है। तो इस मोटो को आप लोग भी आगे बढ़ाइए और सारे दोस्तों से शेयर कीजिए इस बातों को। और जितना ज़्यादा हमारे फैमिली के मेंबर्स बढ़ेंगे उतना बेस्ट रंजन ट्यूटोरियल आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेगा। तो सपोर्ट करते रहिए हम लोगों को और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।